एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये क्लास फर्स्ट होगा, तो कुछ मैं इंट्रोडक्शन बताने वाली हूं। जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स मैं पहले डिस्कस करूंगी सिलेबस के रिगार्डिंग और आप लोगों को क्या क्या करना है, क्योंकि देखिए क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है तो कुछ मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जो आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है उसको आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा क्या क्या मैं बोल रही हूँ। देखिए, पावर सिस्टम एक काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर हम देखेंगे तो उसमें ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मशीन इंपॉर्टेंट है वैसे ही पावर सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और पावर सिस्टम में देखिए पूरा प्रोटेक्शन सब कुछ कवर होता है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, फिर कैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, पूरे एक एक चीज़ में मैं बात करूंगी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। देखिए जो हमारा पावर सिस्टम है बेसिकली देखिए हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक्चुअली मुझे 4 पार्ट में कहना चाहिए। ठीक है, एक होता है जनरेशन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन, तीसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और फोर्थ वन जिसे हम स्किप करते हैं जनरली वो होता है हमारा यूटिलाइजेशन। तो जब आप एसएससी का सिलेबस खोल करके देखेंगे तो वहां पर तो पावर सिस्टम मेंशन नहीं रहता है, वहां पर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन करके रहता है और यूटिलाइजेशन को एक अलग हमारा सिलेबस दे दिया गया है। लेकिन जब आप कोई भी स्टेट AEJE पेपर दे रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर दे रहे हैं तो वहां पर पावर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसमें सब कुछ कवर होता है। पावर सिस्टम इन द सेंस उसमें पूरा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन और प्रोटेक्शन भी कवर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ओवरऑल पावर सिस्टम में सब कुछ कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी। और देखिए ये मैं उम्मीद कर सकती हूँ, इवन मैं 100% श्योर कह रही हूँ कि अगर आप लोग अच्छे से एक एक लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को किसी भी टाइप का बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बस आप लोगों को MCQs क्वेश्चन और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं वेटेज की बात करूँ पावर सिस्टम की, तो अगर मैं 100% को ओवरऑल लूँ, 100% मतलब 100 मार्क्स का भी हो सकता है पेपर, या फिर 200 का होगा, या फिर 120 मार्क्स का कई बार होता है, तो मैं उसको एक परसेंट के हिसाब से लेके चलती हूँ। उसमें अगर मैं बात करूं अगर हमारा पावर सिस्टम का, तो देखिए 30 से 35% तक क्वेश्चंस इसके आते हैं। ठीक है, उसमें सब कुछ कवर होगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो एक वेटेज जो है पावर सिस्टम का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको पेशेंटली हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है, आई नो। लेकिन अगर आप अच्छे से सीक्वेंस फॉलो करते हुए पढ़ेंगे तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा और जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, जब मैं पढ़ाऊंगी, डिस्कस करूंगी टॉपिक्स को, तो सब्जेक्ट फिर आप लोगों को ईजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने वेटेज बताया है, तो वेटेज हर एक एग्जाम के लिए जनरली 30 से 35% तक पावर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर कोई कन्वेंशनल पेपर है आप लोगों का SSC JEE का, तो उसमें इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो कुछ डेरिवेशन में देखिए करवाऊंगी जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों को के लिए, लेकिन देखिए एकदम जो इररेलेवेंट है वो हम स्किप करेंगे, डायरेक्ट हम उसका फॉर्मूला या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखिए ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन तो है नहीं, तो इसमें क्या है, हमें आप आसपास में हमारे कॉम्पिटिटर नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आप लोगों के कॉम्पिटिटर दिखाई देते हैं, तो उसमें एक अलग जज्बा रहता है कि हाँ हम लोगों को सबसे पहले आगे बढ़ना है। लेकिन क्योंकि यहाँ कंपटीशन दिखाई नहीं देता है, लेकिन कंपटीशन तो है, कहीं ना कहीं कंपटीशन है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आप लोगों को फील होगा एक्चुअल कंपटीशन। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा पढ़ना है और मैं ऐसे आप लोगों को ट्रीट भी करूँगी जैसे कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। क्योंकि जब जब मैं बोलूँगी कि इस पॉइंट को आपको अंडरलाइन करना है तो आपको अपने कॉपी में अंडरलाइन करना है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं अभी आप लोगों को डिस्कस करूँगी। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है ऑनलाइन क्लासेस में बेसिकली कि आप लोग को कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, कंटिन्यूटी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कई टॉपिक हमें इंटरेस्टेड लगता है उसे हम पढ़ लेते हैं और फिर बोरिंग लगता है तो हमें उसे छोड़ देते हैं। तो कंटिन्यूटी आप मेंटेन करके रखिए। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अगर मान लीजिए 72 घंटे का लेक्चर है तो आप 3 से 4 दिन में उसको ख़त्म करके बट कंप्लीट कर लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप लोगों को एक सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना है। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अब देखिए क्या है कि आप लोगों को
नोट्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करना है। और सिलेबस कंप्लीशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए करीबन ये 1.5 महीना या 45 डेज वगैरह में, इसका 60 डेज में 1.5 से 2 महीना में मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आप लोगों को इतना पूरा एफर्ट आप लोगों को अच्छे से डालना है। और थोड़ा बहुत देखिए आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ 1.5 महीना तो 1.5 महीना नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी आप लोगों का सिलेबस हो जाए, सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। अब इसके बाद देखिए नोट्स, तो आप लोगों को सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट बात बोलूँ यहाँ पर, तो सबसे आप इंपॉर्टेंट बात है ये नोट्स प्रिपरेशन। देखिए अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को फिर बार बार लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लोगों को कौन सा टॉपिक मान लीजिए रह गया है फिर उसका लेक्चर देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगी कि आप अब जैसे ही स्टार्ट करेंगे, मतलब वेरी फर्स्ट लेक्चर से, जैसे कि आज हमारा लेक्चर है, मैं सिलेबस भी बताऊंगी आगे चल के, तो आप लोगों को एक कॉपी मेंटेन करनी है एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, स्पाइरल बाइंडिंग वाला आप ले सकते हैं या फिर जो भी आप कंफर्टेबल है जिसमें। तो जनरली हम स्पाइरल बाइंडिंग का मोटा कॉपी आप लेंगे तो एक बार में सिलेबस सारा उस नोटबुक में कवर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब भी आपका एग्जाम होगा तो वहां पर आप लोगों को इजीली ये सारी चीजें फॉलो कर पाएंगे अगर आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर मैं यही बोल रही हूँ कि आपका कॉम्पिटिटर आसपास आपको नहीं दिखेगा। तो क्या होता है, कई बार हम ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं अच्छा इसके नोट्स तो इतने सुंदर हैं, तब हम जा करके नोट्स प्रिपेयर करते हैं और इतने इफेक्टिव हैं। तो इसीलिए आप लोगों को नोट्स प्रॉपर बनाना है। और जहां जहां मैं डिक्टेट कराऊंगी, सपोज कई डेफिनेशन ऐसे होते हैं जिसे मैं डिक्टेट कराऊंगी, उसको अपने कॉपी में आप लोगों को एज इट इज नोट करना है। और साथ ही साथ जब मैं आप लोगों को बोलूंगी कि हाँ इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, आप इसे ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको एज इट इज ट्रिपल स्टार मार्क करना है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों को मेरे हिसाब से 2 और पतली, जैसे छोटी सी कॉपी होती है पतली, एक तो फॉर्मूला शीट के लिए बनाना चाहिए। पावर सिस्टम का आप क्या 100 पेजेस का कोई नोटबुक परचेज कर लीजिए, उसमें जब मैं बोलूँगी कि ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप उस फॉर्मूला शीट में या फॉर्मूला नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर टेस्ट सीरीज अगर आप लगाना चाहेंगे तो उसमें जो आपके मिस्टेक वाले क्वेश्चन हैं, मिस्टेक्स चाहे वो कितना भी सिली मिस्टेक हो या फिर कोई मेजर या माइनर मिस्टेक हो, उसको आपको उस नोटबुक में नोट करते हुए चलना है। इससे क्या होगा, एक आपकी अच्छी और बेहतर प्रिपरेशन होगी। क्योंकि क्या होता है जनरली देखिए कि हम पढ़ते जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने में ध्यान देते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस पर हम कभी फोकस नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखिए, तभी आप लोगों को कहीं ना कहीं जाकर के जल्दी से सिलेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आई इतनी आप लोगों को बातें? तो नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। और प्लीज़ आप कोई भी स्टूडेंट ऐसे कहीं पर भी कभी आज इस पेज में लिखे, आज उस नोटबुक में लिखे, कल को जाके उस नोटबुक में लिख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। ठीक है, समझ में आया? और फॉर्मूला शीट आप लोग अलग से मेंटेन करते हुए चलें। उसके बाद डूज एंड डोंट्स यही है कि आप लोगों को नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, और कभी भी आप लोगों को इकट्ठे, जैसा आप सोचेंगे कि 72 घंटे का लेक्चर मैं 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लूँ, उसमें क्या होगा, सिर्फ आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे। आप लोगों को अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए बुक्स के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि मैम बुक्स कौन सा फॉलो करें, लेकिन देखिए मेरे हिसाब से अगर अच्छे से आप लोग लेक्चर देखेंगे तो बुक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप इच्छुक हैं बुक पढ़ने के, आपको लगता है कि बुक फॉलो करनी चाहिए, तो आप 2 से 3 बुक नोट कर सकते हैं। पावर सिस्टम के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ, देख लीजिए। तो थ्योरेटिकल के लिए अगर आप लोगों को पढ़ना है अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तो जो बेसिक बुक जो जनरली लोग फॉलो करते हैं, एक तो है हमारा वीके मेहता की पावर सिस्टम। ठीक है, ये वीके मेहता की पावर सिस्टम है, और ये आप लोगों को देखिए परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने बुक इकट्ठा आप नहीं कर पाएंगे। एक आध बुक कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल में मेरे सबका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और सेकंड है BL थरेजा की वॉल्यूम 3।
ठीक है, ये सारे अवेलेबल है। अगर आप गूगल में टाइप करेंगे, सर्च करेंगे इसके PDF, तो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो थर्ड बुक है वो है CL वाधवा। CL वाधवा की पावर सिस्टम। तो देखिए कंसेप्ट वगैरह तो अच्छे हैं ही, और जब CL वाधवा के आप बैक साइड में जाएंगे तो करीबन 400-500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के यहाँ पर अवेलेबल है। MCQs क्वेश्चन यहाँ से आप पावर सिस्टम के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से आते भी हैं। ठीक है, तो इसके बैक साइड में जब आप देखेंगे तो आप लोगों को MCQs क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद अभी देखिए ये इतने बुक सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि देखिए ये कोई गेट का एग्जाम तो है नहीं। हम लोग जनरली स्टेट AE JEE SSC JEE और उसके बाद थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन भी देखेंगे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारा बेसिक बुक है, आप इसे कवर कर सकते हैं अपने कंसेप्ट के लिए। और अगर मान लीजिए आप लोग को प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी, अगर आप लोगों को कोई पेपर आ रहा है, मान लीजिए UPPCL JEE का आ रहा है, या UPPCL AE का आ रहा है, CSEB JEE का आ रहा है, या फिर महाट्रांसको, या किसी भी स्टेट AE JEE का पेपर आप लोगों को उठा करके उसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना है। और सिमिलरली आप अदर स्टेट का भी फॉलो कर लीजिए, और SSC JEE का जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, क्वेश्चंस है पावर सिस्टम के, उसको आपको फॉलो करना है। तो इकट्ठे अगर मैं कहूँ तो यूथ पब्लिकेशन की बुक आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की बुक परचेज आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन MCQs क्वेश्चन जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब बच्चों का डाउट होता है मैम यूथ पब्लिकेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है तो क्या करें। देखिए हर एक बुक में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 50% ही मिस्टेक होगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हैं। और अगर आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे तो आप वो क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं कवर करके भी चलूंगी, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं यूथ पब्लिकेशन की। अदरवाइज आप JB गुप्ता भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सब में क्वेश्चन थोड़ा बहुत सेम होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, बट जो सबसे अच्छा सोर्स है वो क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर, जो आप लोग को इकट्ठे यूथ पब्लिकेशन में मिल जाएगा इजीली। इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वॉल्यूम में आती है, आई थिंक वॉल्यूम 2 में पावर सिस्टम गिवन है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बुक। अदरवाइज अगर आप नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों से इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। और डूज एंड डोंट्स में आप लोगों को एक और चीज़ बातें ध्यान रखनी है बच्चा, कि देखिए कई बार क्या होता है, हम पढ़ते जाते हैं, जो मैं क्वेश्चन मैं क्या करूँगी, कोई टॉपिक है उसको कवर करवा करके उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कराऊंगी। तो आपको कंसेप्ट समझ करके जब भी क्वेश्चन आएगा उसको खुद से एक बार ट्राई करना है, तभी मेरे सोल्यूशन को देखना है। अदरवाइज क्या होगा, हमारी एक हैबिट बन जाती है कि हम क्या करते हैं, जो मैम पढ़ा रही है फटाफट इसको कॉपी पेस्ट करके एक नोट्स को साइड कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप लोगों को स्टॉप करना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर खुद से ट्राई करके आंसर मैच करना है कि हाँ मुझसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, एक अंदर खुद में एक लगेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी। तो ये सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। बुक्स मैंने कवर कर लिया, अब सिलेबस और अदर इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी बहुत रह गई है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास है और सिलेबस बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट्स को पूरे जो हमारा पावर सिस्टम है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ हम लोगों को चैप्टर वाइज डिवाइड हम कर देंगे, या फिर यूनिट कहिए या फिर नॉर्मल टॉपिक कहिए। तो करीबन 14-15 टॉपिक है जो आप लोगों को मैं अभी बताने जा रही हूँ। उसको आपको क्या करना है, अपने फर्स्ट पेज में आप बुक्स नोट डाउन कर लीजिए, सेकंड पेज में अपना सिलेबस नोट कर लीजिए। ठीक है, और वेटेज वगैरह तो आप लोगों को पता ही है क्या होगा। तो सिलेबस क्या है, देखिए बहुत वास्ट है, इसमें हम क्योंकि प्रोटेक्शन भी इंक्लूड करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये जो भी पावर सिस्टम है वो कितना अच्छा सब्जेक्ट है और कितना लेंथी है। ठीक है, तो सिलेबस को अभी हम नोट करेंगे। तो देखिए सिलेबस है हमारा, यहाँ पर और भी सिलेबस है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को एक ओवरव्यू बताती हूँ, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो जनरल जो भी पावर सिस्टम है उसका डेफिनेशन वगैरह तो मैं दूंगी ही क्या होता है, लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए हमारा जो पावर सिस्टम है वो सप्लाई सिस्टम में, कि हमारे घरों में कैसा सप्लाई होता है, फिर अगर हमारा जनरेशन कितने वोल्टेज पे होता है, फिर वहाँ से कैसे हम अप करते हैं, फिर ट्रांसमिशन में हम लोग वोल्टेज कैसे इंक्रीज करते हैं,
फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा घरों तक आता है या फिर इंडस्ट्रीज तक आता है, वो कितने वोल्ट पे होता है, कितने फेज पे होता है, वो सब एक क्या होता है हमारा एक पूरा सप्लाई सिस्टम का हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस टॉपिक से जरूर 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे हम पूरे सप्लाई सिस्टम से, उसके बाद आगे जाकर के मैं मिसलेनियस टॉपिक में भी बताऊंगी कि कैसे डीसी ट्रांसमिशन होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद कंपैरिजन वगैरह हम देखेंगे एसी डीसी। तो बेसिकली मैं पूरा फोकस करूंगी कि आप लोगों का कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे आप लोगों को और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा एक हायरार्की टाइप से होता है, वो मैं डिस्कस करूंगी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज ऑन ट्रांसमिशन ऑफ पावर, तो हम लोग वोल्टेज का लेवल्स देखेंगे कि कितना वोल्टेज का लेवल होता है और हमारे इंडिया में क्या होता है। फिर फ्रीक्वेंसी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और मेनली हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन में वोल्टेज को अप करते हैं, वो क्यों करते हैं, रीजन के हिसाब से मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए वेरिएबल लोड ऑन पावर स्टेशन। तो देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, पावर सिस्टम है बेसिकली 4 पार्ट में है। तो जो जनरेशन है जिसमें हम पढ़ते हैं पूरा जनरेटिंग स्टेशन इन द सेंस कैसे पावर जनरेट होता है, यानी कि थर्मल पावर स्टेशन हमारा हो गया, हमारा हाइड्रो पावर स्टेशन हो गया, न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो गया, बेस लोड प्लांट। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ट्रांसमिशन के बाद एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है ये सब चीज़ें। जो हमारा कोल प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट, तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को ट्रांसमिशन के बाद बताऊंगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोग का सारा कोर्स कंप्लीट हो, लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट आए और क्वेश्चन कहाँ से आए वो इम्पोर्टेंट है। वेरिएबल लोड एंड पावर स्टेशन, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, कनेक्टेड लोड क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, लोड कर्व क्या होता है, लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो, और साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर तो आप लोगों के लिए हर एक आप एग्जाम कहेंगे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ईजी है, अच्छा हमारा ये टॉपिक है। उसके बाद हम 4th जो मैंने लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ पावर सिस्टम। तो फंडामेंटल ऑफ पावर सिस्टम में हम ये देखेंगे कि हमारा जो बेसिकली सिंगल फेज ट्रांसमिशन होता है और 3 फेज ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, और उसके बाद पर यूनिट कंसेप्ट हम देखेंगे। यहाँ पर यूनिट सिस्टम का जो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पर हम कवर करेंगे फंडामेंटल ऑफ पावर सिस्टम में। और इससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और थोड़ा बहुत जो फंडामेंटल्स रहेगा वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा धीरे धीरे हम जैसे जैसे पावर सिस्टम को अप्रोच करेंगे वहां पर हम देखेंगे कि कुछ हमारे लाइन पैरामीटर्स भी आते हैं। जब आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ते होंगे या सर्किट थ्योरी आप पढ़ते होंगे तो वहां पर आप पैरामीटर्स जानते ही है, पैसिव नेटवर्क RLC। तो यहाँ पर एक G का कंसेप्ट भी आ जाता है। तो ये सारे हमारे लाइन पैरामीटर्स होते हैं, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर कुछ इफेक्ट भी देखेंगे, जैसे स्किन इफेक्ट होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और कंडक्टर्स में कैसे करंट फ्लो होता है, स्किन इफेक्ट से क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लाइन पैरामीटर में कवर करेंगे। और उसके बाद इंडक्टर वगैरह का कुछ कैलकुलेशन है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग देखेंगे कितने टाइप के ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, बेसिकली शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, किसका लेंथ कितना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, पाई मॉडल, टी मॉडल, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कंसेप्ट में इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे। सर्ज इम्पिडेंस क्या होता है, लाइन इम्पिडेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करूंगी। ठीक है, फिर आ जाता है 7th नंबर पे कोरोना। तो पावर सिस्टम में कोरोना आप पहले भी पढ़े होंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में, ये वो वाला कोरोना नहीं है। पावर सिस्टम में हम देखेंगे कि कोरोना क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किसके किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है, और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आ जाता है हमारे 8th नंबर पे मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइन। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे ओवरहेड लाइंस होते हैं उसका डिज़ाइन कैसे होता है, कुछ सैग होता है, टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली ओवरहेड लाइन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भी टॉपिक है जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये क्या है, देखिए ये हमारा इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा, और आप लोगों को ये मन में ज़रूर डाउट आ रहा होगा बच्चों कि मैम डाउट आएगा तो हम कैसे क्लियर करेंगे। तो क्या होगा, देखिए वीकली मैं आप लोगों से डिस्कशन ज़रूर करूँगी। आप लोग क्या करिए, पढ़िए। एक हफ्ते में आप लोग जो भी आप लोगों को डाउट है पढ़ करके डाउट निकलेगा, क्योंकि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन होता है।
पढ़िए, डाउट को इकट्ठा करिए और फिर अब हम वीकली एक बार ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। और कुछ वर्कशीट भी मैं प्रोवाइड करूँगी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाएंगे MCQs के। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है 10th इंसुलेटेड केबल। जैसे हम ओवरहेड लाइन केबल्स, ओवरहेड लाइन कंडक्टर्स देखते हैं, वैसे ही हमारा इंसुलेटेड केबल्स होते हैं जो आजकल हम जनरली यूज़ किया जा रहा है पूरे ट्रांसमिशन में केबल्स। और दोनों का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। जैसे केबल हमारा क्या होता है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। और उसका कुछ स्ट्रक्चर भी होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या फ़ायदा है, क्या मेथड्स है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फॉल्ट। तो पूरा हम फॉल्ट देखेंगे, कैलकुलेशन कितने टाइप के फॉल्ट्स होते हैं, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ओपन फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ये सारी फॉल्ट हम कैलकुलेशन देखेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो ये अच्छा खासा हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा फॉल्ट से रिलेटेड। फिर आता है देखिए पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी वास्ट है, लेकिन आप लोगों को कितना पढ़ना चाहिए स्टेट AE SSC एग्जाम के लिए वो मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगी। बाकी एकदम आप लोगों को इन डेप्थ में नहीं ज़्यादा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना है, क्योंकि गेट का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तब वहाँ पर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है और कुछ ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ लॉजिक निकल करके आता है वो पूछता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें कवर कराऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। फिर आता है हमारा 14 नंबर पे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो देखिए पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एक अलग ही हमारा टॉपिक बन जाता है, या बोलेंगे हम सिलेबस बन जाता है, लेकिन पावर सिस्टम के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन में हम जितने रिलेज देखते हैं, सर्किट ब्रेकर देखते हैं, उसके हमारे कुछ डेरिवेशन होकर के इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल आता है। फिर आता है हमारा फ्यूज़ के बारे में, तो करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन के अंदर आती है। जैसे जनरेटर के लिए क्या प्रोटेक्शन होता है, फिर हमारा ट्रांसफार्मर के लिए क्या प्रोटेक्शन स्कीम होता है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या स्कीम होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। और ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप अच्छा खासा वेटेज मान करके चलिए। इस पे कई स्टूडेंट है थोड़ा टफ लगता है तो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बिल्कुल आप इसे स्किप मत करिएगा। फिर आता है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। तो ये हमारा टॉपिक अच्छा है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं बट हम कवर ज़रूर करेंगे। फिर आता है हमारा 16 नंबर पे जनरेटिंग स्टेशन, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जितने भी प्लांट्स हमारे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर हमारे हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, फिर बेस लोड प्लांट, तो ये सारे जितने भी प्लांट हैं, गैस टरबाइन प्लांट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। और उसके साथ इसका कंपैरिजन पूछा जाता है। तो बेसिकली हम क्वेश्चन वगैरह पे फोकस ज़्यादा करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और लेआउट तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, फिर आता है अदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि हमारा कुछ मिसलेनियस टॉपिक जिसे हम कहते हैं, वो अदर टॉपिक में आता है, जैसे कि हमारा HVDC हो गया, उसके बाद AC/DC ट्रांसमिशन, तो AC/DC डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत इसका फॉर्मूला है, वोल्टेज कंट्रोल के कुछ मेथड्स होते हैं, ग्राउंडिंग होता है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग, मतलब बहुत बेसिकली जितने भी ग्राउंडिंग टाइप के कुछ कंसेप्ट है, पीटरसन ग्राउंडिंग, और ये सारी चीज़ें को मैं यहाँ पर मिसलेनियस में रखी हूँ। और भी अगर मुझे लगेगा कि कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर कराऊंगी मिसलेनियस टॉपिक में। तो बेसिकली ये मैंने आप लोगों को पूरा आउटले दिया है, आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर बताया है कि किस तरीके से हम कवर करते हुए चलेंगे, और आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। आप लोगों को अपना नोट्स प्रिपेयर अच्छे से करना है बच्चों। सेकंड, आप लोगों को एक फॉर्मूला नोटबुक या फिर जो भी पेजेस में आप लिखना चाहते हैं वो अलग करेंगे। मिस्टेक जो आप कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ताकि आप दोबारा कभी मिस्टेक ना करें, वो ध्यान में रखना है, और कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। बुक्स के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके। तो ये सारा पूरा हमारा आउटले है, स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पूरा हमारे यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। सप्लाई सिस्टम के बारे में पूरा मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो अच्छे से आप लोग मेंटेन करके नोट्स पढ़िए और फॉलो करिए पूरे लेक्चर्स को। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।